वन स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th को साइंस का चैप्टर 1 कराऊंगी। बेटा आपने पहले चैप्टर पूरा समझना है अच्छे से, उसके बाद आपने बुक एक्सरसाइज खुद से करनी है। आपका लेसन 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, और ये कितने टाइप्स की होती हैं ये आप ज़रा देखिए ध्यान से। केमिकल इक्वेशंस देखिए पहले आप। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं देखिए। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम किसी मैग्नीशियम के रिबन को एयर में जलाते हैं, ऑक्सीजन में जलाते हैं, तो क्या होता है, उससे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। देखिए इसमें बता रखा है आपको, ये देखिए ध्यान से समझ लिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड, दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ये एरो है ना, उससे जो लेफ़्ट साइड के जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड में जो भी बन के आता है वो होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होते हैं वो मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो यही आपकी केमिकल इक्वेशंस होती है। और जो ये बीच का जो वर्ड होता है ये इम्प्लाइज होता है, यानी कि इन दोनों को मिलने के बाद ये बनेगा। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है इसके ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड के जो होते हैं रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। ये पूरा मिलकर क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन बन गई। देखिए केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। केमिकल इक्वेशन को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, इनके केमिकल नेम होते हैं। ठीक है, तो वो हमें लिखने होंगे। जैसे देखिए मैग्नीशियम का होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O, तो मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ठीक है, ये आपकी केमिकल इक्वेशन बन गई। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में इनके केमिकल नेम लिखने होंगे आपको। अच्छा, अब ये देखिए इसमें जो आपको भी केमिकल इक्वेशन मैंने बताई थी है ना, अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्या होती है, अनबैलेंस्ड देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटॉम है, ऑक्सीजन के 2 हैं। यहाँ देखने से पता चल रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम का भी एक है और ऑक्सीजन का भी एक एटॉम है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये ठीक नहीं होती, हमें बैलेंस करना पड़ता है उसको, इक्वेशन को। ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट साइड में जो भी दे रखा होगा आपको, उसके नंबर ऑफ एटॉम्स, यानी उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, और राइट साइड में जो दे रखा होगा उसके नंबर ऑफ एटॉम्स आपके दोनों इक्वल होने चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए जैसे अब आपको ये दे रखी है, आपको एक इक्वेशन ध्यान से देखना बच्चे, थोड़ा सा टफ है ये। Zn प्लस H2SO4 इट गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये उन दोनों की क्रिया करवाइए, दोनों को मिलाया है तो इसे जिंक सल्फेट के रूप में परिवर्तित हो गया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आप ध्यान से देखना एक बार। जिंक का कुछ भी नहीं इसके साथ, तो 1 है इसका मतलब, तो जिंक का 1 है यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉम्स। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, एस होती है सल्फर, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 है। समझ आ गया। इधर देखिए अब आप, जिंक का 1 है, देखो यहाँ भी जिंक का 1 था, यहाँ भी जिंक का 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 थे, देखिए यहाँ, ये देखिए ये भी हाइड्रोजन का 2 है। यहाँ पर सल्फर का 1 है, यहाँ भी देखिए सल्फर का 1 ही है। ऑक्सीजन के देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 है। तो इसलिए अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यानी नंबर ऑफ एटॉम्स लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के भी ये इक्वल होने चाहिए, उन्हें हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ओके, अब आपको हम एक इक्वेशन देते हैं, उसको आपने बैलेंस कैसे करना है ये देखिए एक बार। यहाँ पर ये आपको इक्वेशन दे रखी है, Fe प्लस H2O इट गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। देखिए Fe होता है आयरन, यानी लोहा। आयरन है वो पानी के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या बना, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बना, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखिए अब एक चीज़ देखिए आप, इसमें आयरन का 1 है, यहाँ पर आयरन के 3 हैं, Fe के, Fe आयरन को कहते हैं। H2 2 है, H2 यहाँ भी 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, दिखाई दे रहा है देखो आपको, यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं, तो अलग अलग हो रहा है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो आपने इसको बैलेंस्ड कैसे करना है, आपको बैलेंस करना इसको आना चाहिए। बैलेंस कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स उसमें इक्वल होने चाहिए दोनों साइड पे।
ये देखिए, ये आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी। अब बैलेंस्ड कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर आयरन सिंगल है, एक ही है, यहाँ पर आयरन के 3 हैं, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3Fe हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, इक्वल हैं। ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं, अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ध्यान देना ज़रा, ऑक्सीजन तो 4 हो जाएंगे, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गए। अब देखिए 4 दूनी ऐसे देखो, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन के 8 हो गए, लेकिन हमें हाइड्रोजन के तो इधर 2 ही हैं, तो इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8 हो गया। अब आपकी ये बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। दोबारा देखिए, आयरन का यहाँ 1 था, यहाँ आयरन के 3 थे, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3Fe, तो इधर भी आयरन के 3 हो गए, अब इधर भी था। ये तीर जो है ना, ये देखना है आपने, इससे इधर लेफ्ट वाले और तीर से राइट वाले, ठीक है, मिला के देखना है इनको। हाइड्रोजन देखिए बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई किया Fe में, यहाँ भी 3 हो गए, अब दोनों इक्वल हो गए। हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पर 2 थे, यहाँ भी 2 थे, बट देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं, तो अब हमने यहाँ पर 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के 8 हो गए अब, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी 8 करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। इस तरीके से हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड बना रहे हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए ये रिबैलेंस्ड इक्वेशन आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए, ठीक है, इसी तरीके से आपने इसका ध्यान देना है। आगे देखते हैं इनके सिंबल्स कैसे लिखते हैं। अब सिंबल्स देखिए, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड along with their chemical formulas. Gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactants and products are presented by the notations. देखिए इनको ना हमें ये और लिखना पड़ता है, देखिए जैसे S है, S का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में, जो आयरन है वो सॉलिड होता है, ये पानी है, ये H2O पानी, तो G का मतलब होता है गैसियस फॉर्म में यहाँ पर, और S का मतलब सॉलिड होता है, G का मतलब सॉलिड होता है, सॉरी गैस होता है, तो गैसियस फॉर्म वालों के साथ G लिखेंगे। एक्वेस होता है जो पानी में घुलनशील हैं, जो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं वाटर में, उन्हें एक्वेस कहते हैं, और एस होता है सॉलिड, ठीक है। इस तरीके से इनके साथ में ये लिख दिए जाएंगे, ठीक है, ये सिंबल्स इनके साथ में लिखने ज़रूरी है, ये आपने ध्यान देना। देखिए जैसे अब यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है, तो इसने साथ साथ सिंबल्स भी लिखे हैं, G, I, ये सारा आपने लिखना है, ठीक है। तो 4 सिंबल होते हैं, G, I, AQ और S, सॉलिड फॉर्म वाले के साथ S लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है लिक्विड हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वेस। अब देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें देखिए आप, ये क्विकलाइम है, CaO, इसको क्विकलाइम कहते हैं, H2O, जब इसकी पानी के साथ क्रिया करवाई तो स्लेक लाइम हो गया और हीट प्रोड्यूस हुई, यानी कि बिना बुझा चूना जब पानी के साथ क्रिया करवाई तो वो बुझा हुआ चूना हो गया और हीट उसमें से प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, 2 चीज़ थी, कैल्शियम ऑक्साइड था और पानी था, दोनों ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको हम साइंस की भाषा में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 प्रोडक्ट्स ने, 2 मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, उसे हम वो कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर देखिए कोयला है ये C, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो CO2 गैस प्रोड्यूस हुई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप 2 एग्जाम्पल ये लर्न कर लेना और ये डेफिनेशन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं अब, इसमें देखिए when 2 or more substances combine to form a single product the reaction are called combination reaction। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, आप लर्न कर लेना। उसके बाद देखिए आप, जो राइस होते हैं, पोटैटोज़, ब्रेड, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है, और उनके जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में टूट जाती है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है और ऑक्सीजन, जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं
उनके साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। देखिए ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का केमिकल नेम देखिए C6H12O6, ये एक्वस फॉर्म में होता है यानी पानी में घुलनशील है, प्लस 6O2, इट गिव्स अस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। इसमें एक ही रिएक्टेंट होता है और वो टूट जाता है और वो प्रोडक्ट्स बनाता है। फिर देखिए इसमें देखिए फेरस सल्फेट दे रखा है आपको, ये FeSO4 फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया, हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर अलग, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया और SO3, एक ही प्रोडक्ट था, सिंगल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपलर प्रोडक्ट बना देता है, इसको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे ये भी दिखा रखा है आपको, देखिए इसमें लाइमस्टोन को हीट किया है तो क्विक लाइम हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई, ये भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। एक आपको यहाँ पे ये भी दे रखा है सिल्वर ब्रोमाइड, Ag होता है ना जो, वो सिल्वर का, चांदी का होता है, ये चांदी का सिंबल है ये। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हमने सूरज की गर्मी में हीट किया तो चांदी अलग हो गई और ब्रोमाइड अलग हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अगली रिएक्शन आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये देखो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इट गिव्स अस आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। यहाँ पर देखिए दो तत्व थे, ये आयरन था और कॉपर सल्फेट था। इसमें से देखिए ध्यान देना, अब Fe प्लस CuSO4, इसमें से तांबे को तो अलग कर दिया, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस कर दिया तांबे को, और FeSO4 आयरन का सल्फेट बन गया। दोबारा देखिए, आयरन था और कॉपर सल्फेट था, कॉपर अलग कर दी और आयरन सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बना दिया पूरा, ये FeSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गई। इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे देखिए, यहाँ देखिए एक और एग्जांपल इसका, जिंक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, दो चीज़ें थी, जिंक और कॉपर सल्फेट। तो क्या करा, जिंक और कॉपर सल्फेट जब आपस में मिले तो कॉपर को तो इन्होंने देखिए यहाँ पर, ये देखिए अलग कर दिया और जिंक सल्फेट बना दिया, ठीक है। सल्फेट तो था पहले वो कॉपर का और जिंक अलग था, बट रिएक्टेंट जब इसकी क्रिया करवाई गई तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और देखिए आप, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें देखिए सोडियम सल्फेट दे रखा है, ये Na2SO4, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट। यह है आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2, जब दोनों मिले तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम का क्लोराइड। ध्यान से देख रहे हैं, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो चीज़ें हटी हैं अपनी जगह से। इसमें दो चीज़ें देखिए कैसे, देखो सोडियम सल्फेट था, ध्यान से देखना, सोडियम का सल्फेट था और बेरियम का क्लोराइड था, लेकिन यहाँ देखिए आप, सोडियम का क्लोराइड हो गया और बेरियम का सल्फेट, दो वो थे, उन्होंने दोनों ने अपनी जगह बदल ली, दोनों ही डिस्प्लेस हो गए, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगला है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, द black coating on the surface turns brown as the reverse reactions takes place and copper is obtained। इसमें देखो कॉपर है, ये यहाँ ऑक्सीजन है, इन दोनों को गर्म किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर ये कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ से प्राप्त हुआ था उसको हाइड्रोजन के साथ गर्म किया तो कॉपर अलग हो गई और पानी अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो गेन हो रही है, अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी तत्व ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अगर ऑक्सीजन को वो खो रहा है तो उसे रिडक्शन कहेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आप,
कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसको गर्म किया तो कॉपर आ गई और इधर से ये पानी बन गया, ठीक है। और देखिए रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल, ZnO प्लस सी इट गिव्स अस Zn प्लस CO, ठीक है, ये आपके रेडॉक्स होती हैं। तो ये दो तरीके की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनसे दो और बनती है, इनको मिलाकर एक और बनती है, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? तो रेडॉक्स रिएक्शन के दो एग्जांपल हैं, ठीक है। दोबारा देखिए एक बार, ऑक्सीडेशन के अंदर अगर कोई सब्सटेंस है, अगर वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर वो सब्सटेंस लूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो उसे रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। और जिसमें हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कोराइजन और रेंसिडिटी, दो चीज़ें आपकी और रह रही हैं। कोराइजन के अंदर क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि आप जब एक लोहे की कोई नई वस्तु लेकर आते हैं तो एकदम शाइनी चमकदार होती है, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर देन लेफ्ट फॉर सम टाइम, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन आप क्या देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टैनिस्ड इन द मैनर, इन दिस मैनर हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। देखो चांदी जैसी आप लेके आते हो, शुरू में शाइनी होती है, लेकिन बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम कोराइजन कहते हैं। ये क्यों होता है? कोराइजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। Corrosion of iron is serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. Corrosion जो होता है वो क्या होता है, इसको ब्रीफ आगे हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल ये बताया गया है, जब कोई भी मेटल होती है, चाहे वो चांदी हुई, सोना हुआ, चाहे वो लोहा हुआ, जब वो अपनी ऊपरी परत को छोड़ देता है, यानी अपनी चमकदार परत को छोड़ देता है, उस पर जैसे लोहा है उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कोराइजन कहते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने क्या देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ही होता है, आप कोई भी खाना तैयार करते हो तो कुछ दिनों बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसे हम रेंसिडिटी। ऐसा क्यों होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। वो रेंसिड हो जाते हैं और उनका जो स्मेल होता है और टेस्ट होता है वो दोनों ही बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको रोकने के लिए उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिए जाते हैं ताकि वो चीज़ें ज़्यादा, जैसे आप अचार है, अचार आप रखते हैं तो आपके घर में वो अचार काफ़ी महीनों तक चलता रहता है, तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए कुछ उसके अंदर वो मिलाए जाते हैं, या तो उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है जिससे रेंसिडिटी रुक जाए और वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चल सकें, वो ज़्यादा दिन चल जाए और वो जल्दी से ख़राब ना हो। इसलिए रेंसिडिटी को रोकने के लिए उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं। ये आपका चैप्टर था, ये आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लेना। उसके बाद बेटा आपकी ये बुक एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें कुछ अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इनको बैलेंस करना है। आफ्टर डैट आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग अपनी बुक में देखना। इन क्वेश्चंस के आंसर जो आपको चैप्टर रीड आउट कराया गया है, पहले आप उसको प्रॉपर रीड आउट करना, फिर आपने इनके आंसर्स लिखने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं।